तो अभी हम बात करेंगे कर्क लगन वालों के लिए नवंबर का जो महीना आ रहा है ये किस प्रकार से रहने वाला है। अभी आप ये कुंडली एक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ जो कुंडली है इसमें नवंबर का गोचर जो आपको दिखाया गया है, ये नवंबर का गोचर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और आपके चार्ट में जो प्लेसमेंट है ग्रहों की वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ गोचर को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। गोचर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सूर्य की ही बात करते हैं। सूर्य 17 नवंबर तक तुला में रहेंगे, इसके बाद ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। बुध 6 नवंबर से वृश्चिक में आएंगे और 27 नवंबर से धनु राशि में चले जाएंगे। शुक्र 3 नवंबर से कन्या में और उसके बाद 30 नवंबर से तुला में चले जाएंगे। मंगल तुला में गोचर करेंगे और 16 नवंबर से राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। गुरु मेष में अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। शनि कुंभ में अभी वक्री थे लेकिन अब मार्गी हो जाएंगे। 4 नवंबर के बाद ये मार्गी होंगे। फिर चंद्रमा 1 नवंबर को मिथुन राशि में गोचर करेंगे और राहु और केतु दोनों ने ही अपनी अपनी राशि बदल ली। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां जिनको देखना हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे आपको इसका जो परिणाम है वो क्या मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो आपका जो लग्नेश है, आपका लग्नेश चंद्रमा बनता है और चंद्रमा का जो गोचर है स्टार्टिंग में इस मंथ के शुरुआती 3 दिन तक चंद्रमा आपके 12वें भाव में है। चंद्रमा का 12वें भाव में होना कुछ हद तक उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छा है जो लोग विदेश में हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या जो मेडिटेशन योगा वगैरह इन सब में एक्टिव हैं काफी ज्यादा। तो आप लोगों को एक अच्छा मेंटल पीस मिलेगा। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है तो आप बहुत अच्छे से अपना साधना या जो भी आप कर रहे हो कर सकते हो। अब यहाँ पे चंद्रमा का 12वें भाव में लेकिन होना थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतना अच्छा साबित नहीं होगा। बाकी अन्य किसी भी मामले में चंद्रमा यहाँ पर आपको पूर्ण सपोर्ट दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ हद तक ये भी कहा जा सकता है चंद्रमा 12वें भाव में है तो आपको पैसे का खर्चा अपनी खुद की हेल्थ के लिए और अपनी फैमिली के लिए करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके जो रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ का रिलेशनशिप है, या अपने जो आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके साथ, या आपकी किसी से फ्रेंडशिप है उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप है उनको लेके कहीं भी कोई संतुष्टि नहीं दिखती। साथ ही शुरुआती जो 3 दिन रहने वाले हैं, 3 दिनों में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल सबसे ज्यादा रखना चाहिए। साथ ही मेंटल पीस नहीं रहेगा। 3 दिन तक काफी ज्यादा आप डिस्टर्ब रहोगे। इसके अलावा अपने डेली के रूटीन, डेली के काम को भी फोकस में रखना है आप लोगों को। फिर चंद्रमा आ रहे हैं अपने खुद के घर में। अपने घर में चंद्रमा का आना ये सबसे अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और ये आपको काफी इमोशनल तो बनाएगा लेकिन यहाँ आप ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे अपने आप पे, खुद पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएंगे कुछ हद तक। और चंद्रमा फिर सप्तम भाव को भी देखेंगे। सप्तम भाव को देखने की वजह से जीवन साथी के साथ भी अच्छे संबंध दिखते हैं। सिर्फ 3-4 दिन के लिए ये स्थिति बनेगी। उसके बाद चंद्रमा आएंगे सेकंड हाउस में। चंद्रमा का सेकंड हाउस में आना ये धन संबंधी कार्यों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है कि आपको बहुत ज्यादा पैसा इस मंथ में आएगा और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। तो आपको 10 तारीख या उससे पहले काफी ज्यादा पैसे आने के चांसेस हैं। अब शर्त यह है कि आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में होना चाहिए। इसके अलावा आपको गोचर में गुरु से भी काफी सपोर्ट मिल रहा है धन आने के लिए, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, सूर्य की बात करते हैं। सूर्य का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो 17 नवंबर तक वो तुला राशि में है, आपके 4th हाउस में है। हालांकि सूर्य नीच के जरूर है लेकिन फिर भी थोड़ा मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेंगे ये, और मंगल के साथ भी रहने वाले। तो आप अपने घर पे अपने डोमेस्टिक जो कार्य हैं उनमें काफ़ी डोमिनेट करते हुए दिखेंगे, अपने फैमिली को काफ़ी डोमिनेट करते हुए दिखेंगे। और आपको प्रॉपर्टी वगैरह में कोई फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। साथ ही आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, पैतृक संपत्ति में लाभ मिल सकता है। जातक को अपने करियर पे ज़्यादा फोकस रखना यहाँ ज़रूरी है। अगर आपको आपको किसी भी प्रकार से सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए या प्रमोशन वगैरह चाहिए तो उसके लिए थोड़ा ट्राई करना बनता है। फिर सूर्य सरकार के भी कारक हैं। सरकार के कारक होने की वजह से आपको ये निश्चित करना है कि आप कोई नियम के खिलाफ तो काम नहीं कर रहे हैं। क्या आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है अगर आप नियम के खिलाफ काम कर रहे हैं तो इन सब से आपको बचना पड़ेगा। साथ ही थोड़ा सा घर में कोई वाद विवाद या आपस में घर के सदस्यों के बीच में मनमुटाव जरूर हो सकता है। फिर सूर्य का यहाँ आना ये भी दिखाता है कि घर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों से आपको बड़ी इनकम हो सकती है। सूर्य जब 10th हाउस को देख रहे हैं तो कैरियर में वृद्धि करेंगे, कैरियर पे ज्यादा आपको फोकस करवाएंगे, कैरियर के मामले में आपको ज्यादा मेहनती बनाएंगे। फिर सूर्य उसके बाद आ रहे हैं पंचम में। पंचम में सूर्य का आना ये बहुत अच्छा रहेगा और फिर यहाँ बुध के साथ भी सूर्य युति करने वाले हैं। लेकिन ये युति तो कुछ ही समय के लिए रहेगी।
बट सूर्य का पंचम में आना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कहीं न कहीं 4th हाउस की तुलना में। यहाँ पे सूर्य अगर आ रहे हैं तो संतान पक्ष की अगर कोई चिंता है वो दूर होगी। आप आपकी एजुकेशन के लिए सूर्य का ये गोचर अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको डिसीज़न लेने में, किसी भी काम को मैनेज करने में या क्विकली डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर सूर्य देखेंगे लाभ स्थान को। यहाँ से सूर्य का लाभ स्थान को देखा जाना ये धन संबंधी कार्यों के लिए और भी अच्छा रहेगा। तो इस मंथ में काफ़ी सारे मौके आपके बन रहे हैं। तो एक तो ये भी आपके लिए चांस बन रहा है 17 नवंबर के बाद आपका जो महीना है उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएँगे धन आने के, पैसा आने के। साथ ही मुख्य रूप से आपका कनेक्टिविटी, आपका जो नेटवर्क है उसमें आपकी कैसी कनेक्टिविटी है, आपका लोगों के साथ बिहेव कैसा है, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए। तो सूर्य का पंचम में आना ज़्यादा अच्छा है कहीं न कहीं 4th हाउस की तुलना में। उसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध का गोचर अगर आप लोग देखोगे तो 6 नवंबर से ये वृश्चिक में आ रहे हैं और उसके बाद इस मंथ के एंड में 27 नवंबर से चेंज होकर धनु में भी जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो बुध इस महीने में रिजल्ट देंगे, इसी पंचम भाव का ही रिजल्ट ये दे रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका जो रिजल्ट आ रहा है मुख्य रूप से पंचम पे ही आपको फोकस करना है। पंचम भाव में बुध आ रहे हैं तो संतान के साथ वार्तालाप बढ़ जाएगा, संतान के साथ कोई ना कोई आपकी बात होगी या कम्युनिकेशन होगा। फिर आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत सहायता करेगा, एनालिसिस में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा, कैलकुलेशन में सहायता करेगा, मेमोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, काम करना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा, विशेषकर धन संबंधी काम करना ईजी हो जाएगा। अगर आपका कोई बिजनेस है तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए ये कंडीशन है। फिर बुध यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित ही स्टॉक मार्केट से फायदा हो सकता है। फिर बुध लाभ स्थान को देख रहे हैं, लाभ स्थान को देखने की वजह से आपको नए लोगों से जोड़ेंगे, नेटवर्क में कनेक्टिविटी आपकी अच्छी रहेगी, आपको कम्युनिकेशन का अच्छा साथ मिलेगा यहाँ पर, आपकी एबिलिटीज, आपकी खुद की क्षमताएं बढ़ाने का मौका मिलेगा, आपको खुद पे काम करना है, अपनी क्षमताओं पे आपको काम करना है। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के लिए आपको कोशिश करना है कि आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं उनके लिए सही से निर्णय लेने हैं और उनको सही से सॉल्व करना है। तो बुध का ये रोल रहेगा। फिर बुध तृतीयश है, तृतीयश होने की वजह से अपनी खुद की एजुकेशन या संतान की वजह से कभी-कभी इधर-उधर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है या ज़्यादातर कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ सकता है। तो हार्डवर्क आपका बढ़ेगा। फिर बुध 12वें घर के भी स्वामी है। बुध 12वें घर के स्वामी होने की वजह से मान लीजिए आपकी संतान अगर बाहर है, विदेश में है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा चिंता उनकी रह सकती है और उनके लिए कोई बड़ा खर्चा आपको करना पड़ सकता है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपके 4th लॉर्ड है और शुक्र का जो गोचर हम अगर देखें तो 3 नवंबर से वो कन्या में जा रहे हैं और कन्या में नीच की स्थिति में केतु के साथ शुक्र का युति रहने वाला है। तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक होगा और लगभग फिर शुक्र तो कन्या में ही गोचर करेंगे। तो क्रिएटिविटी के हिसाब से देखा जाए या आपकी एक फ़नी जो आदतें हैं आपकी एन्जॉय करने को अगर आप देखते हैं लाइफ में तो कुछ हद तक कम सैटिस्फैक्शन आपको देखने को मिलेगा। शुक्र का यहाँ केतु के साथ होना रिलेशनशिप वाइज़ उतना अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, लग्ज़री के सुख के हिसाब से भी उतना अच्छा साबित नहीं होगा। कुछ हद तक आपके मन में सैटिस्फैक्शन पहले ही आ जाएगा, चीज़ आप प्राप्त नहीं करेंगे, उससे पहले ही आपको मन सैटिस्फाई हो जाएगा। तो हो सकता है आपने कोई भी तरीके का, जैसे हम बोल सकते हैं, भौतिक वस्तु प्राप्त करने की कोशिश करी या लग्ज़री वस्तु प्राप्त करने की कोशिश करी, लेकिन मन में एक सैटिस्फैक्शन सा जल्दी आ जाता है आपके। तो केतु के साथ शुक्र रहने से ये दिक्कतें आपको आएँगी। फिर रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा असंतुष्टि होना, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट करना, अपनी क्षमताओं पे डाउट करना और जो आपकी हॉबीज़ हैं, उनका पूर्ण रूप से आप लुत्फ़ नहीं उठा पाएँगे। फिर शुक्र यहाँ से देख रहे हैं आपके 9th हाउस को। 9th हाउस को देखने की वजह से कुछ हद तक यात्रा करने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं और कुछ ऐसी यात्राएँ जो आपके कोई काम विशेष रूप से नहीं आने वाली, उनके ऊपर फ़ोकस आप ज़्यादा रखेंगे। तो इसमें कोशिश करें आप, आपका निर्णय सही हो, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, आप सही दिशा में प्रोग्रेस कर रहे हो और अपनी क्षमता को एक सही दिशा में एक साथ आप अपनी क्षमता को इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। फिर शुक्र आपके 4th लॉर्ड है और लाभ स्थान के स्वामी, तो धन को लेकर कोई विशेष इच्छा नहीं रहेगी। तो धन को लेकर कुछ हद तक आपकी जो इच्छाएँ हैं, क्योंकि पहले वाली जो इच्छाएँ हैं वही आपकी पूरी नहीं होने वाली, तो नई जो इच्छाएँ रहेंगी उनको पूरा करने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। फिर देखा जाए तो प्रेम संबंधों के मामले में या वैवाहिक जीवन के मामले में काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि को ये युति दिखाती है। फिर शुक्र का गोचर चेंज होगा और 30 नवंबर से फिर वो अपने खुद के घर तुला में आ जाएँगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर मंगल को। मंगल पंचमेश है और 10वें घर के भी स्वामी है। मंगल का गोचर बेहद खास है क्योंकि मंगल चौथे घर में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं
और तुला राशि में इनका जो गोचर है वो 16 नवंबर तक लगभग रहने वाला है। तो 16 नवंबर तक अगर कोई प्रॉपर्टी का लेन-देन करना है या घर में कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ काम है, वो कर सकते हो। साथ ही घर को ज़्यादा डोमिनेट करोगे, घर में थोड़ा कलह का वातावरण बन सकता है, घर के सदस्यों के बीच आपस में मतभेद रह सकते हैं। लेकिन पंचमेश होने की वजह से मंगल आपको इस मामले में सहायता करेगा कि अपने फैमिली के कार्य, अपने डोमेस्टिक कार्य बहुत ही अच्छे से सुलझा लेंगे। फिर मंगल है वो यहाँ पर आपका 10th लॉर्ड है। मंगल जो 10th लॉर्ड है, मंगल के 10th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका जो काम है, करियर पे जो फोकस है आपका कहीं ना कहीं वो ज़्यादा रहने वाला है। करियर से थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहने वाली है। करियर में कुछ उतार चढ़ाव जरूर आ सकते हैं इस गोचर के दौरान। फिर मंगल जा रहे हैं वृश्चिक में। मंगल का वृश्चिक में जाना ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक तो मंगल का खुद का घर है, फिर आप अपनी एबिलिटी बढ़ा सकते हैं, आप अपनी क्षमताओं पे ध्यान दे सकते हैं, आप अपनी मेमोरी बढ़ाने के साथ साथ अपनी जो वर्किंग कैपेसिटी है, आपके माइंड की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ा सकते हो। आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, दिमाग की सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो मंगल का पंचम में आना आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट की तरह काम करेगा, एक बहुत अच्छा बूस्ट आपके काम को देगा। अब मंगल जब पंचम में आ रहे हैं तो प्रेम संबंधों को लेके ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रेम संबंधों में कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप लोगों की रहेगी। मंगल फिर 10th लॉर्ड है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी या अपने स्किल्स का यूज अपने कार्य क्षेत्र में भी कर सकते हो। तो मंगल का यहाँ है ना, हम ये मानेंगे कि ऑलमोस्ट अच्छा ही रहेगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, गुरु के बारे में बात करते हैं। गुरु आपके चार्ट में 6th लॉर्ड है और 9th हाउस के स्वामी है। अभी गुरु वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र को लेकर कोई डिसीजन लेना हो तो फिलहाल ले सकते हो। संतान और भाग्य के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। देखा जाए तो गुरु का जो सपोर्ट है करियर में बहुत ज़्यादा रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट ये गोचर रहने वाला है। इस वजह से फिलहाल के लिए अगर आपको दिक्कत आ रही है अपने जॉब में, तो आप अपना जॉब चेंज कर सकते हो, या बार बार आपको इधर उधर जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, ट्रेवल करना पड़ रहा है फालतू का, या फालतू की मेहनत करनी पड़ रही है, तो अपना जॉब चेंज करने को देख सकते हो। साथ ही करियर में कुछ नए अवसर आपके खुल सकते हैं गुरु के इस गोचर के दौरान, तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर गुरु का जो गोचर है, गुरु का गोचर यहाँ होने की वजह से और वक्री होने की वजह से डेली लाइफ को लेके कुछ दिक्कतें जरूर आप लोगों को आ सकती हैं। तो गुरु का जो गोचर है काफी खास प्रभाव आपके ऊपर छोड़ेगा, काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव छोड़ेगा, डोमेस्टिक लाइफ पर भी छोड़ेगा, तो आपके करियर में भी। अब गुरु के वक्री होने की वजह से कभी कभी आपको अपने प्रमोशन में रुकावट देखने को मिल सकती है, या आपने कोई एग्जाम वगैरह दिया हुआ है और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा फिलहाल, तो उसके लिए आपको काफी लंबा वेट करना पड़ सकता है। तो गुरु का गोचर कुछ इस प्रकार से रहेगा। फिर हम बात करते हैं शनि की। शनि की जहां तक बात है, शनि आपके सप्तमेश और अष्टमेश है, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और अब इस मंथ में 4 नवंबर के बाद वो मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने से आपके लिए थोड़ा सा कैरियर में ज्यादा हार्डवर्क बढ़ जाएगा, करियर को ज्यादा सीरियसली आपको लेना पड़ेगा। करियर में देखा जाए तो नए अवसर काफी ज्यादा खुलेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उनका लाभ कैसे लेते हैं। आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिलना, प्रमोशन वगैरह मिलना और धन बहुत ज्यादा हाथ में आना, इस बात के चांसेस बनते हैं। फिर शनि जो कि आपका सप्तमेश है, सप्तमेश शनि होने की वजह से मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब नजर आती है, लेकिन आपको सास ससुर के साथ फिर भी ठीक रिलेशन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा धन को बहुत ही अच्छे से सोच समझ के आप यूज करेंगे शनि के इस गोचर में। देखा जाए तो ये स्थिति में अगर आप कोई रिसर्च या कल्ट से रिलेटेड काम कर रहे हो, या कोई भी अन्य इस प्रकार का काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा गोपनीय कार्य कर रहे हो, तो शनि आपको काफी सपोर्ट करने वाले हैं। फिर कुछ हिडन इनकम सोर्सेज भी आपके रह सकते हैं शनि के इस ट्रांजिट के दौरान। बट सनी यहाँ पर उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं करने वाले, क्योंकि सनी बेसिकली मेहनत मांगते हैं। सनी मेहनत किए बिना आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क, और यही सब आपको आगे लेकर जाएगा। अब सप्तमेश होने की वजह से जीवन साथी के साथ काफ़ी मनमुटाव या मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि भी सामने आ सकती है। तो ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। अब ऑलमोस्ट हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए राहु और केतु के बारे में तो हम कोई विशेष बात नहीं करने वाले हैं। राहु केतु का ऑलरेडी आपने वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अच्छे और खराब दिनों की। सबसे पहले देखेंगे अच्छे दिन कौन कौन से कर्क लगन वालों के लिए निकल के आ रहे हैं इस मंथ में। तो 4 से 8, उसके बाद 18, 19 और 26 से 28 तक। ये दिन बहुत ही ज्यादा खास है आप लोगों के लिए, विशेष है। इन दिनों में अपना कोई भी ऐसा कार्य जो नहीं बन पा रहा, जिसको लेके हार्डवर्क बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, जिसमें बार बार रुकावटें आ रही है, उन कार्यों को आप इन दिनों में विशेष प्लान कर सकते हो।
उसके बाद हम देखेंगे कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर जब धनु में होगा तो 16 और 17 को, ये थोड़ा-सा ज़्यादा बिज़ी रखने वाला समय है आप लोगों को। इस समय किसी भी प्रकार से पैसा उधार ना लें और ना ही किसी को दें। देखा जाए तो 16 और 17 को आपके लिए करियर में भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। आपको इधर-उधर जॉब वगैरह चेंज करना पड़ सकता है या अपना कार्यस्थल चेंज करना पड़ सकता है। 16 और 17 को किसी से भी विवाद मोल ना लें। फिर चंद्रमा का गोचर जब कुंभ में होगा 20 और 21 को, तो ये दौरान मानसिक रूप से आपको ज़्यादा परेशानी होगी, दिक्कत होगी, हेल्थ को लेके भी कंसर्न हो सकते हैं। 20 और 21 को सडनली कहीं से पैसा हाथ में आ सकता है। चंद्रमा का गोचर जब मिथुन राशि में होगा तो 1 से 3 तारीख तक और 29 और 23 तारीख को, ये स्थिति में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। यहाँ आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। आपका कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा सेक्रेसी हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कोई रहस्य हो, उन कार्यों को आप तेज़ी से निपटा सकते हो। साथ ही जिन लोगों को विदेश में सेटल होना है या विदेश जाना है या विदेश से अपने देश आना है, उनको कोई निर्णय लेना हो तो इस समय ले सकते हो। लेकिन कोई बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीज़न अपनी लाइफ़ का, वो इन 5 दिनों में ना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये कुछ अच्छे दिन और खराब दिन आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही।